तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का जो उद्देश्य है वह एकमात्र यही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई का कर रहे हो या फिर किसी अन्य राज्य के बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बेहतर एक लेक्चर के माध्यम से, बेहतर नोट्स के माध्यम से आपके तैयारी को और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यह हमारा और हमारा टीम का एकमात्र उद्देश्य है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे अपने एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ आपको अपने लक्ष्य की ओर पहुँचाने में कुछ सहायता मिलने वाली है। तो इसी के साथ आप यहाँ बने रह सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ हमें प्रॉफिट है, कुछ हम सीख पा रहे हैं, तो मैं स्वागत करूँगा आप सभी का। ठीक है, जो कि हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इसका हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो पार्टों में हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपने इस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसे देख लें, ताकि आपको क्या है अर्थव्यवस्था का पृष्ठभूमि, अर्थव्यवस्था का कैसे विकास हुआ, इसकी इतिहास क्या है, इन सभी बातों को आप समझ पाएँ। अचानक 20 से कोई टॉपिक पढ़ने से टाइम भी वेस्ट होता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप पिछले लेक्चर को आप सुन लें तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है और ज्योग्राफी का है और क्या है तो और सिविक्स का पूरा कंप्लीट किया गया है। एक एक चैप्टर टॉपिक वाइज कंप्लीट किया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, हाँ, अभी तक आपने इस लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, आप जो कुछ भी यूज करते हैं प्लीज़ उस पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुँच पाए। ठीक है, इसी के साथ हम सब अपना टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले देखे थे लेक्चर 1 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ था। ये हम लोग पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किए थे। उसके पश्चात हम लोग देखे थे कि उपनिवेशवाद क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास किए थे। अर्थव्यवस्था का अर्थ हम लोग समझे थे, और अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, इन सभी बातों को हम लोग समझे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देखे थे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं लेक्चर 1 में। उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, इन सभी का बात किए थे। योजना आयोग क्या है, मौद्रिक विकास का क्या कहानी था, कैसे मौद्रिक का विकास हो पाया, इस बात का हम लोग अध्ययन किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यह समझ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने क्लास को अंत किए थे। ठीक है, यहाँ के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हम लोग देख रहे थे क्या फॉर्मूले के रूप में हम लोग को समझना था। यहीं पे हम लोग क्लास का अंत कर दिए थे। देखिए फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला था प्रति व्यक्ति आय का अगर माप करना है, तो किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय का मापन करना है, तो उस देश का प्रति व्यक्ति जो आय है वो कैसे मापन किया जा सकता है, जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में पीसीआई ये कहे थे। ठीक है, पिछला लेक्चर आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले लेक्चर में क्या किया गया, सॉल्व किया गया है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो किसी देश का
हम ऐसे कल बता दिए थे, तो लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। किसी भी देश का जो भी नागरिक है, देखिए यहाँ पे इमेज दिया गया है ना सभी नागरिकों का, तो ये जितने नागरिक है उसमें जो अमीर है गरीब है कोई भी नागरिक हो फ़र्क नहीं पड़ता, उस प्रति व्यक्ति का कितना इनकम है प्रतिदिन का, इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, अब इसे मापने की जो विधि है उसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग देखेंगे। तो पीसीआई प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ठीक है, बटा क्या किया जाएगा, तो कुल टोटल क्या है जनसंख्या, टोटल जनसंख्या से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, सॉरी भाग किया जाएगा। तो क्या निकलेगा, हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। कोई समस्या? उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति का जो दैनिक आय है वो कितना है, इन सभी चीज़ों का आंकड़ा बता सकते हैं। कोई समस्या? अब है आगे विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट क्या कहती है, तो 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 4 लाख कितना था, 4,53,000 था, ठीक है, रुपये प्रति वर्ष था। प्रति वर्ष की बात की जाए, इससे अधिक वह विकास देश है, और वे देश जिनके प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया था वह इससे कम तथा विकासशील देशों में कहा गया था। ठीक है, मतलब एक रिपोर्ट पेश किया गया था 2006 के अनुसार 2004 में, ठीक है, किसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा। इसमें इतना ज़्यादा अगर किसी के देश के पास क्या है प्रति व्यक्ति आय है, तो वह देश क्या है, विकास की ओर है। अगर इतना 37,000 रुपया किसी देश का प्रति व्यक्ति आय है प्रति वर्ष याद रखिएगा, तो वह देश क्या है, विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित नहीं है, विकासशील है। ठीक है, विकसित और विकासशील में फ़र्क होता है। आगे है भारत विकासशील वाले देश में आता है। ठीक है, विकासशील का मतलब होता है को धीरे धीरे उस देश का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उस देश का विकास हो रहा है। ठीक है, और विकसित देश होता है क्या, कि वह देश पूर्ण रूप से अच्छी तरह से एक विकास हो चुका है उसका। ठीक है, अच्छे इसके पास टेक्नोलॉजी है, पूरा आधुनिक यंत्र है, बहुत तरह से क्या है, ये मजबूत है, तो इसको विकासशील में रखा जाएगा। और जो देश जो धीरे धीरे इसके लेवल में पहुंच रहे हैं उसको विकासशील कहेंगे। ठीक है, कि यह भी देश क्या आ रहा है, बराबरी में आने का प्रयास कर रहा है। कोई समस्या? तो यही कह रहा है कि भारत जो है वो कौन सा देश है, अगर आपसे पूछा जाए तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, क्योंकि 2004 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था बाबू, तो 28,000 रुपया था। ठीक है, वो पूरा वार्षिक का बता रहा है, एक वर्ष की बात हो रही है, एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय कितना था 2004 में, तो 28,000 रुपया था। तथा 2002 से 2003 की आंकड़े के अनुसार पंजाब के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना था, 2600 रुपया, 26,000 रुपया। तथा केरल का था आपको, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि केरल का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, तो 22,800 रुपया है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो 5700 रुपया क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। कितना, प्रति वर्ष का, एक वर्ष का, पूरे एक वर्ष की बात की जा रही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम लोग समझ गए। अब हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट बात है जो क्या है, मानव विकास सूचकांक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कई ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट ये है, तो आप यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए। मानव विकास सूचकांक जो है यह है यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना में क्या करती है, लोग शैक्षणिक स्तर व स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आधारित करती है। प्रति वर्ष क्या करती है, जो मानव विकास सूचकांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HDI किस का इंग्लिश में जो अगर फुल फॉर्म है तो क्या होता है, एच का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट
उसके बाद आई से इंडेक्स, ठीक है। याद रखिएगा फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हो, तो मानव विकास सूचकांक क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। क्या है मानव विकास सूचकांक, हम लोग समझते हैं। 2004 के लिए विभिन्न देशों की मानव विकास सूचकांक 2004 में अगर जो की गई थी उसका कुल कितना, तो 177 देशों में क्या किया गया था, इस रिपोर्ट को के आधार पर मापा गया था, ठीक है, मानव विकास का रिपोर्ट, जिसमें अपना भारत जो था वह कितना, तो 126वां स्थान पे था, ठीक है। देखिए पूरा 177 देश में मानव विकास रिपोर्ट जो आया है, 177 देश में मानव विकास रिपोर्ट क्या की गई, रिपोर्टिंग की गई, जिसके अपना भारत की अगर बात की जाए तो उसमें 126वें स्थान पर था, ठीक है। पहला स्थान नॉर्वे का था तथा दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का था। तीसरा स्थान यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, हम तीसरा स्थान मेंशन कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसका मतलब है कि भारत में विकास का क्या है, मध्यम स्तर चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगर पूरे 2000 देखिए याद रखिएगा 2004 में मानव विकास रिपोर्ट का क्या गया था, सूचकांक किया गया था, जिसे हम लोग HDI कहते हैं। इसका बता दिए हैं आपको फुल फॉर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका क्या गया था, मापन किया गया था। कुल कितने देश में की गई थी, तो 177 देश में की गई थी, याद रखिएगा। अगर आपने भारत के बारे में पूछ जाए तो भारत अपना 126वां स्थान था, ठीक है, इस 177 देशों में। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो भारत था वो क्या था, मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर ना ज़्यादा अधिक अच्छा था और ना ही अधिक खराब था, यह मध्यम में था, बीच में था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है अपना बिहार के विकास की स्थिति। कहीं ना कहीं यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिहार विकास की स्थिति। हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग क्या समझें, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखें कि भारत की स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन किए, भारत की इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग थोड़ा बिहार के संदर्भ में भी समझ लेते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, इन सभी को पता होगा कि बिहार का इतिहास क्या है, काफ़ी गौरवशाली रहा, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुआ था, ठीक है, और महावीर ने शांति का संदेश यहाँ दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू कुंवर सिंह तथा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इतने बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हमारे बिहार में जन्म लिए हैं। तो इन सभी को नमन है कि हमारे बिहार का धरती को क्या किए, इन लोगों ने अपने से एक गौरवशाली बनाए, एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए बिहार को। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी ने जो चंपारण आंदोलन किया था, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो चंपारण आंदोलन किए थे वो सबसे पहले अपने आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कहाँ से किए थे, तो बिहार राज्य से ही क्या किए थे, शुरुआत किए थे अपने आंदोलन का, ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी बिहार से दिया था। देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना बिहार। अगर अपना बिहार के बारे में आपसे कोई भी पूछता है तो आप, उम्मीद है कि आज के बाद आप अपने बिहार की गौरव गाथा को किसी के सामने रख पाएंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहा है कि फिर भी बिहार काफ़ी पीछे रह गया। यह दुख की बात है कि इतने महान महान व्यक्तित्व हमारे सामने हमारे बिहार में के भूमि पे जन्म लिए, और हम लोग पढ़ें बिहार के संसाधन के बारे में भी हम लोग पढ़ें, कितना ज़्यादा बिहार का खनिज संसाधन था कृषि वाले चैप्टर में। तो इतना सब कुछ से महत्वपूर्ण होने के बाद भी हमारा बिहार क्या है, तो पिछड़ा राज्य के दर्जा में दिया गया है, गरीब राज्य के दर्जा दिया गया है, बीमारू राज्य के दर्जा दिया गया है। यह दुख की बात है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ इसे पिछड़ा राज्य की गणना की जाती है। अगर बिहार में पिछड़ेपन के कारण की अगर बात करें, देखिए मैप के माध्यम से समझिएगा, वो
मैप पे कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। हम सारे ज्योग्राफी के सेशन में आपको बोले हैं कि मैप पे कंसंट्रेट होना अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ समझने के लिए होता है ना कि अगर आपका मैप पे कमांड है तो आप उसको 50% लगभग उस टॉपिक को समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग आगे बात करें तो बिहार के पिछड़ेपन का हम लोग कारण देखने वाले थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे एक एक करके कि बिहार हमारा क्यों पिछड़ा है, क्यों बिहार को गरीब राज्य का बोला जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या, तो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब ना बिहार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक देश का यह एक बहुत बड़ा समस्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद है आधारित संरचना का अभाव, यह भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी जगह का एक आधारित संरचना होना चाहिए, एक आधारित नियम कानूनी होने चाहिए कि उस देश का, उस राज्य का, उस गांव का किस तरह से विकास होना चाहिए, एक डेवलपमेंट, एक आइडिया होना चाहिए, कह सकते हैं हम अपने भाषा में। कृषि पर निर्भर यहाँ के लोग हैं। हम आपको बताए थे जब भारत का कृषि और बिहार का कृषि हम लोग चैप्टर कर रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे कि भारत जो है वह एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और उसमें बिहार जो है वह एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के 75% लोग, 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। दूसरा है बाढ़ तथा सुखाड़ की क्षति, यह भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने बिहार के पिछड़ेपन का कारण। ठीक है, क्या है बिहार में, हम आपको बताए थे बिहार के मैप, बिहार के कृषि जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छे से इन तो सभी टॉपिक का हम लोग कवर किए हैं। क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, यह बिहार है ऐसे। तो क्या होता है, तो बाढ़ तथा सुखाड़ की क्षति, तो उत्तर बिहार है, यहाँ पे क्या समस्या है कि यहाँ पे अधिक ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, और दक्षिण बिहार की अगर बात हम लोग करें तो यहाँ पे क्या समस्या है कि यहाँ पानी होता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ की क्या होता है, सुखाड़ की समस्या होती है। अब जो उत्तर बिहार के जो किसान हैं यह बाढ़ से परेशान रहते हैं और दक्षिण बिहार के जो किसान हैं ये सुखाड़ से परेशान रहते हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, औद्योगिक पिछड़ापन, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको उद्योग निर्माण वाले चैप्टर में बताए थे, पढ़ाए थे कि क्या होता है, जहाँ पे खनिज संसाधन होंगे वहीं पे उद्योग लगाए जाते हैं, ये चीज़ आपको बताए थे ना। तो अगर बात की जाए बिहार के बारे में तो बिहार में आपको पता होगा कि जब 2000 ईस्वी में क्या हुआ, बिहार और झारखंड का गठन अलग अलग हुआ। ठीक है, बंटवारा हुआ, तो क्या है, जो भी खनिज वाले एरिया थे वो कहाँ चले गए, तो झारखंड में चले गए। इससे क्या है कि बिहार में खनिज संसाधन की कमी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। गरीबी की बात की जाए तो यहाँ पे गरीबी भी बहुत अधिक है तथा खराब विधि व्यवस्था तो है ही यहाँ की, नहीं पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक राज्य का यह विधि व्यवस्था जो होता है वो खराब होता है। जिनके आधार पर किसी राज्य का, किसी देश का शासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था चलता है, यह लोग ही क्या होते हैं, सही नहीं होते हैं, सही ढंग से इसको प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। कुशल प्रशासन का अभाव, यह भी बहुत बड़ा दिक्कत है। यही हम बोल रहे थे कि ना विधि सही है ना प्रशासन सही है जो विधि को मनवाए सके। कुछ पैसा लेकर वही मान जाते हैं, वो हमसे क्या मनवाएंगे। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ उपाय हम लोग देखते हैं। बिहार के पिछड़ेपन का कारण हम लोग देख लिए, अब उपाय देखेंगे। देखिए बच्चे, कोई भी अगर आप आंसर में लिखते हैं कोई भी प्रश्न तो उसका हम बार बार आपको सारे नोट्स में हम बताए हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिखें तो पहले उसके बारे में कुछ लाइन लिखें, फिर लिखें उसका कारण, फिर उसके उपाय भी बताएं। आप अगर एक बेहतर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका कारण है तो इसका उपाय भी कुछ तो होगा। इस दुनिया में सभी चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को देने का आप प्रयास करें। तो इससे क्या होगा, आपके आंसर कॉपी में ज़्यादा आकर्षण बनेगा और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको भी अट्रैक्ट करने में आपका एक कॉपी आकर्षित होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आर्थिक विकास की गति को तेज करने
करके ही बिहार की स्थिति में सुधार की जा सकती है। देखिए आर्थिक विकास, हम लोग आर्थिक विकास पिछले बार पढ़े हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास की बात की जा रही है, तो आर्थिक विकास को तेजी करने में बिहार की स्थिति का क्या होगा, सुधार होगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, ठीक है। किसने कहा था, तो हमारे देश के, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने कहा था, ठीक है। यह बहुत महान व्यक्ति हैं, आप सबको ये इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये विद्यार्थियों के लिए एक क्या है, आइडियल है, ठीक है। ये हम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि भारत के विकास के लिए पहले क्या है, भारत के विकास के लिए पहले, सबसे पहले बिहार के विकास करना अति महत्वपूर्ण है। इन्होंने यह शब्द बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसे ऐसे बात आप कॉपी में अपने लिखते हैं तो किसी का भी मजाल नहीं होगा जो आपका आंसर काट सके। लेकिन चीज़ सही होगा तो कोई नहीं काटेगा, अगर चीज़ ही गलत होगा तो क्यों नहीं काटेगा। बच्चे बोलते हैं कि मेरा नंबर कट गया, आप सही चीज़ लिख कर अगर आइएगा तो कौन काट देगा। आपके पास राइट है भाई, आपके पास राइट भी तो है। आप कॉपी देखिए ना अपना निकलवा कर, अगर आप सही लिखें तो। चलिए आगे उस पर हम लोग आपको हम क्लास में आपको आइडिया देंगे कॉपी कैसे लिखना है। अभी पहले हम अपने सिलेबस की ओर देखते हैं। तो बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय की जा सकती है। सबसे पहले उसमें है क्या, तो जनसंख्या पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक चीज़ है कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को अगर वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण हो गया तो वह देश का विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है। मानकर चलिए कहीं पे 10 लोग हैं, ठीक है, कहीं पे 5 लोग हैं, तो 5 लोग जहाँ पे हैं यहाँ पे अधिक विकास होगा कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे अधिक खर्च होगा कि यहाँ पे होगा, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यही बताया जा रहा है, जहाँ पे लोग अधिक होंगे वहाँ पे क्या होगा, ज़रूरतें भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। और जहाँ पे कम लोग होंगे वहाँ ज़रूरत अधिक होगी, और जो हमारे पास दैनिक जो आय होगा उसमें भी हम बचा सकते हैं। बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण जनसंख्या है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान रखता है। देखिए कितना बड़ा बात यहाँ बोल जा रहा है, जनसंख्या घनत्व में अपना जो बिहार है, यह प्रथम स्थान रखता है। किसी और चीज़ में रखे या ना रखे, लेकिन ये सब चीज़ में प्रथम स्थान रखेगा। जनसंख्या को नियंत्रण कर बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। समझ गए। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है कृषि का कारण। कृषि को तेजी से विकास में क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ ज़्यादातर भूमि पर परंपरागत तरीके से क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इसे क्या करना है, इसे आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कृषि के विकास में उपयोगी हो सकता है। देखिए समझाते हैं आपको। जो कृषि हो रहा है बिहार में वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकतर कृषि जो हो रहे हैं वह परंपरागत ढंग से हो रहे हैं, मतलब प्राचीन रूप से, पुराने ढंग के, पुराने विधि से कृषि हो रहे हैं। इसे सरकार को क्या करना चाहिए, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करवाना चाहिए कृषि किसानों से। उन्हें आधुनिक का तात्पर्य है नए नए टेक्नोलॉजी का, नए नए मशीनों जो आ गए हैं मशीनें, उनके बारे में जो किसान हैं उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, प्रशिक्षण करना चाहिए, ताकि जो खेती कर रहे हैं लोग उसमें और अधिक क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके। चौथा है बाढ़ पर नियंत्रण, यह अधिक है, इम्पोर्टेंट है। बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आ जाते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित रहती है तथा इससे अस्थायी दिनांत में बाढ़ के नियंत्रण पाई जा सकती हैं। हम आपको बताएं कि उत्तर बिहार में क्या हो जाता है, तो बाढ़ आ जाती है, तो दक्षिण बिहार में क्या होती है, तो सुखाड़ी आ जाती है। यह कुछ समस्या है। हम लोग 5वां बात करते हैं तो आधारित संरचना का विकास, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है। अंततः बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा,
तथा सड़क व्यवस्था में सुधार लाना होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं में सुधार लानी होगी, जिससे बिहार की प्रक्रिया में का अधिक बढ़ सके, बिहार के विकास की प्रक्रिया क्या हो सके, बढ़ सके। उद्योग का विकास का बात किया जाए तो बिहार में उद्योगों का विकास कर इसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। हम आपको बताए हैं कि अगर बिहार किसी भी जगह पे उद्योग होते हैं तो क्या होते हैं, हम पहले आपको बताए थे निर्माण उद्योग चैप्टर में कि किसी भी देश का जो उद्योग होते हैं, उद्योग जगत, वो उस देश का अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ कहलाता है, रीढ़। तो अगर अधिक मात्रा में हमारे भी बिहार में उद्योग होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे अर्थव्यवस्था में अधिक क्या होंगे, फ़ायदा होंगे, यहाँ के लोगों के रोजगार मिलेंगे। तो ये सब क्या होंगे, रोजगार मिलना, अधिक लोगों को कमाई होना, अधिक कमाई होना, ये सब अर्थव्यवस्था में ही गणना की जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है गरीबी दूर करना, यह भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग प्रतिशत से भी, यहाँ प्रतिशत कुछ है जो मिसिंग हो गया है, हम आपको मेंशन कर देंगे, यह नहीं दे सकते हैं, देख लेंगे एक बार, उसके बाद बता देंगे आपको। तो जो है वह लगभग बहुत नीचे हैं तथा यहाँ के जीवन स्तर में भी कमी है। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण किया जाए और स्वयं रोजगार, मतलब इन गरीबों के बीच कुछ ना कुछ रोजगार का क्या हो, आइडिया हो, कुछ स्किल हो, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, कुछ प्रशिक्षण करना चाहिए। गरीबों को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, इस कारण से गरीब गरीब ही हैं तथा ठीक है। शांत व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, यह भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यक्तियों में विश्वास जगाना हो सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यह कुछ बिहार के उपाय थे जो हम लोग पढ़ रहे थे। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है आपका 8वां जो है स्वच्छता तथा ईमानदार प्रशासन। यह सब जगह देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम है। आज के समय में यह भ्रष्टाचार, घूसखोरी तो मतलब क्या कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप जहाँ भी देखेंगे, जिस विभाग के अंदर देखेंगे, यह भ्रष्टाचार टेबल के नीचे से हो ही जाता है। ठीक है, तो बिहार के आर्थिक विकास के स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन की ज़रूरत है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन का इस्तेमाल, हाँ ये इम्पोर्टेंट भी है। तो भारत सरकार बिहार को आर्थिक सहायता तथा विशेष राज्य का दर्जा देकर इसके पिछड़ेपन को दूर कर सकता है। ठीक है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नियम ऐसा नहीं किया जाता है। आगे हम लोग बात करें, आज अपने क्लास को यहीं पे थोड़ा अंत कर देते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, हम लोग कल समझेंगे कि देश में के आर्थिक विकास में बिहार का क्या भूमिका है, यह एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, भूमिका को हम लोग समझेंगे कल के लेक्चर में, बिहार की भूमिका क्या है, भारतीय देश के भारत के जो आर्थिक विकास है, मतलब भारत के अर्थव्यवस्था में बिहार का क्या भूमिका है, यह लेक्चर कल का होने वाला है। तो कल का लेक्चर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल का लेक्चर आप लोग मिस नहीं करेंगे क्योंकि भारत के संदर्भ में हम लोग देख चुके हैं। कल हम लोग बिहार के संदर्भ में इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप सबको अगर कोई भी चीज़ कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे कमेंट में बताने का एक कष्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चल पाए कि हमारे बच्चे कहाँ पे समझने में उनको कमी हुई है या फिर हम समझेंगे कि हम कहाँ पे नहीं समझा पाए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम एक और अच्छा बेहतर लेक्चर आपके पास ला सकें। ठीक है, हाँ किसी को अगर समझ में आया हो तो भी बता सकते हैं, तो इससे मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, मुझे हौसला मिलता है। ठीक है, तो हम और अच्छा से अच्छा आपके सामने कंटेंट रखने का प्रयास करेंगे। अभी तक अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड किसी को भी शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दिए। अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी आप चलाते हैं उन सभी जगहों पे इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी बच्चों तक यह सूचना पहुंच पाए कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अब कोई भी टफ नहीं है, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट क्या टीम अब उसके
लिए हमेशा तत्पर है और यहाँ पे आपको बेहतर नोट्स के माध्यम से एक लेक्चर दिया जाता है, प्लस में आपको क्लास ओवर होने के साथ ही तुरंत नोट्स प्रोवाइड करवाई दी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको यह लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे विस्तार से, थोड़ा लंबा हो तो हो क्लास, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। आपके सिलेबस ख़त्म हम एग्ज़ाम के काफ़ी दिनों पहले कर देंगे, यह मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग बने रहें, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।